दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फोटोग्राफी क्या होती है। देखिए फोटोग्राफी यहाँ पे डिस्कस करने का एक मेरा ये भी मकसद है कि ये आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और ये इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो फोटोग्राफी को फटाफट से समझते हैं। देखिए जो फोटोग्राफी है उससे हर कोई वाकिफ होगा, क्योंकि अगर हम मॉडर्न टाइम में देखें तो सभी के पास फोन है ना। हम हमेशा ही सेल्फी क्लिक करके कहीं सोशल साइट्स पे डालते रहते हैं, तो सभी वाकिफ हैं कि फोटोग्राफी क्या होती है। लेकिन फोटोग्राफी के बारे में हमें डिटेल से नहीं पता है, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं डिटेल से कि फोटोग्राफी क्या है। अब देखिए जो फोटोज होते हैं वो सिर्फ एक फील्ड से नहीं होते हैं, वो हर फील्ड के जो है वो अलग अलग होते हैं। जैसे पॉलिटिक्स से रिलेटेड अलग होंगे, मतलब किसी गेम से रिलेटेड अलग होंगे, या नेचर से रिलेटेड अलग होंगे। क्योंकि हम देखते हैं ना कि कहीं जो, और वो भी किस तरीके के होंगे कि रैंडम क्लिक्स होंगे, कि बहुत सारे शोर में एक छोटा सी चीज ऐसी क्लिक कर गई, या फिर क्योंकि जो फोटोग्राफर होते हैं वो इस तरीके से फोटो क्लिक करते हैं कि जो रैंडम चीज है वो क्लिक करके लेके आएंगे। मतलब बहुत सारी भीड़ में वो किसी ऐसे मुस्कुराते चेहरे को क्लिक कर लेंगे कि वो इतिहास में दर्ज हो जाएगी। ठीक है, मतलब वो हिस्ट्री बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और अपने इस टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो फोटो के विषय अनेकानेक हो सकते हैं, जैसे राजनीतिक यानी पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो सकते हैं, खेल से रिलेटेड हो सकते हैं, विरासत से रिलेटेड हो सकते हैं, प्रकृति, मनुष्य या जीव जंतु मतलब एक्सेट्रा और भी चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं। अब देखिए कह रहे हैं फोटो में महत्व इस बात का देखा जाता है कि हम क्या क्लिक कर रहे हैं। ठीक है ना, मतलब कुछ दिखना तो चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, फोटो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, और उस फोटो में क्या बताया गया है, क्या दर्शाया गया है, ये सारी चीजें, तब हम किस तरीके से चीजों को क्लिक कर रहे हैं जो हमें कुछ समझा या सिखा पा रही हैं या हमें पीस दे रही हैं। ठीक है, कह रहे हैं घटना घटित हो रही है तो वही सूझबूझ के साथ किया गया एक क्लिक इतिहास स्थापित कर देता है। पिछली कुछ शताब्दियों में जो फोटोग्राफी है वो कला और विज्ञान ने छलांग लगाई है। ठीक है, मतलब फोटोग्राफी की कला और विज्ञान में छलांग लगाई है। आधुनिक फोटोग्राफी आने से सूचना के संरक्षण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। यानी हम कह सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचती थी वो क्या है, फोटो जो भी मतलब मॉडर्न फोटोग्राफी है उसके जरिए क्या होता है, लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है वो बिल्कुल एक्यूरेट पहुंचती है और लोग बिल्कुल सही ढंग से चीज़ों को समझ पाते हैं। समय के साथ किस तरह फोटोग्राफी में बदलाव आया है, पहले किस तरीके की होती थी, अब किस तरीके की होती है, मतलब अलग अलग तरीके हो गए हैं। अब देखिए जो फोटोग्राफी है उसका मतलब क्या है, तो फोटोग्राफी सीधे शब्दों में कहें तो तस्वीर खींचने की एक कला है ना। मतलब फोटो क्लिक करने की, या हम कह सकते हैं जो तस्वीरें हैं उनको हम हिंदी में कह रहे हैं, फोटोग्राफ्स को हिंदी में कह रहे हैं तस्वीरें खींचने की जो कला है उसे हम क्या कह रहे हैं, फोटोग्राफी कह रहे हैं। यूनानी यानी ग्रीक भाषा में फोटो का अर्थ होता है प्रकाश और ग्राफ का अर्थ होता है चित्र, यानी स्केच की बात हो रही है। तो इसका अगर हम अर्थ देखें तो हम कह सकते हैं प्रकाश के साथ ड्राइंग। ठीक है ना, एक तरीके से हम इसको छाया चित्रण भी कहते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, फोटो क्लिक कर रहे हैं, यानी प्रकाश यानी कुछ रोशनी है उसके साथ में हम क्या कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं। तो कह सकते हैं फोटोग्राफी 19वीं शताब्दी में इसका आविष्कार किया गया था। फोटोग्राफी के जो आविष्कार में जुटे अनेक लोगों में से एक जो थे जिनका नाम था लुइस जैक्यूस मांडे-डेग्योर। ठीक है, ये अलग किसी कंट्री के हैं, ही सबसे अधिक ज़्यादा फेमस हुए। बहुत लोगों ने इस चीज़ पे काम किया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेमस नाम देखा जाता है वो इन्हीं का देखा जाता है। अब हम ये देखेंगे कि फोटोग्राफी के जो प्रकार होते हैं वो क्या होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वैसे तो फोटोग्राफी अनेक तरह के होते हैं, मतलब जो फोटोग्राफ्स होते हैं या फोटोग्राफी अलग अलग तरीके की होती है, लेकिन हम कुछ चीज़ों को देखेंगे, मतलब बहुत सारी होती हैं उसमें से हम कुछ को देखेंगे। सबसे पहले बात आती है लैंडस्केप फोटोग्राफी की। तो लैंडस्केप फोटोग्राफी क्या होती है, तो लैंडस्केप किसी भी चीज़ के रिकॉर्ड के लिए खींचा गया फोटो नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा हो जो उसके छिपे हुए परिदृश्य और उनकी मनोरम दृश्य को स्पष्ट कर रहा हो, उसकी खूबसूरती को दिखाता हो। मतलब कुछ भी मौसम या फिर प्रकाश को कुल मिला के हम कह सकते हैं, जैसे ऐसा हमने जगह सिलेक्ट की जिसमें लैंड भी है और जिसमें हमें क्लाउड भी दिख रहे हैं, पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं, सब कुछ अच्छे से दिखना चाहिए ऐसी फोटोग्राफी में। फिर अगर हम बात करें मोबाइल फोटोग्राफी, देखिए कह रहे हैं आज के समय में हर किसी के पास फ़ोन है और हर कंपनी में HD क्वालिटी का कैमरा दे रही है। लोग हर चीज़ को अपने फ़ोन में कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं, यानी फ़ोन से जो खींची गई फोटोग्राफी होती है उसको हम मोबाइल फोटोग्राफी कहते हैं।
उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रकृति फोटोग्राफी क्या होती है, यानी नेचर फोटोग्राफी क्या होती है। कह रहे हैं प्रकृति फोटोग्राफी का मतलब होता है सिर्फ पेड़ पौधों या शामिल नहीं होते हैं, बल्कि इसमें प्राकृतिक दृश्य भी शामिल होते हैं। जैसे कोई हमें डिजास्टर देखने के लिए मिल गया, कोई पर्वत है, कोई झरने हैं, कोई नदियां हैं, इस तरीके की चीज़ें भी हम देखते हैं और लोग क्या कहते हैं वीडियो शूट करने लगते हैं देखते ही इन सब चीज़ों का। तो इस तरीके की जो हम फोटोज़ क्लिक कर रहे हैं या फिर वीडियोस बना रहे हैं, तो फोटो क्लिक करने को उस तरीके की, जैसे ज्वालामुखी फटा तो हमने क्या किया, उसका फोटो कैप्चर कर लिया, तो वो क्या है जो आ जाता है नेचुरल फोटोग्राफी में आ जाता है। फिर अगर हम बात करें तो वन्य जीव फोटोग्राफी, देखिए जो हमारी फोटोग्राफी है उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा सहायता होती है। जैसे अगर किसी को पता है कि दुधवा नेशनल पार्क के बारे में, तो वो एक को इमेजिन नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि जब तक उसने उस चीज को देखा नहीं है तब तक क्या है वो इन्फॉर्मेशन सटीक नहीं होती है, क्योंकि कहाँ है, कैसा दिखता है, जब तक हमें ये नहीं पता है तब तक हम पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं जुटा सकते। तो फोटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। जब भी कोई बच्चा होता है, हम उसको कोई फोटो या फिर कोई भी ऐसी विजुअल इमेज दिखा देते हैं, तो उसका जो ज्ञान है, उसकी जो नॉलेज है वो परमानेंट हो जाती है, ठीक है, मतलब वो ज़्यादा दिन तक उस चीज़ को याद रख पाता है। तो जो भी फोटोग्राफर हैं उन सभी की अगर हम बात करें तो उन्होंने जितने भी फोटो कैप्चर किए हैं उससे क्या है इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना या फिर हम कह सकते हैं चीज़ों को समझना आसान हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें वन फोटोग्राफी होती है या फिर जो भी फोटोग्राफर होते हैं वो क्लिक करते हैं, तो क्या होती है, कहना है ये फोटोग्राफी की एक चुनौतीपूर्ण शैली होती है, क्योंकि फोटोग्राफर को अच्छी तरह क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए, समय का बोध और सही शॉट के लिए धैर्य रखना पड़ता है, जिसमें जोखिम भी उठाना पड़ता है। आपने आजकल जो सोशल साइट्स हैं उस पर कई सारी वीडियोस देखी होंगी कि जो भी फोटोग्राफर होते हैं, जो कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होते हैं, वो क्या करते हैं, बिल्कुल नदियों के अंदर बैठना पड़ता है या फिर हम उन्हें पेड़ों के बीच में छिपना पड़ता है ताकि वो रैंडम क्लिक निकाल सकें। तो इस तरीके से क्या होता है, जो वाइल्ड लाइफ जो भी शेर चीते हैं वो जा रहे हैं, और ये जोखिम भरा काम है, क्योंकि अगर कहीं जानवरों ने उन्हें देख लिया तो हो सकता है उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़े। तो इस तरीके से क्या है, जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है उसको करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई आती है, लेकिन एक तरीके से पशु पक्षियों की या फिर जानवरों की तस्वीरें क्लिक की जाती हैं वन्यजीव फोटोग्राफी में। उसके बाद अगर हम बात करें तो ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, तो ब्लैक एंड व्हाइट किस तरीके की फोटोग्राफी होती है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी शैली क्लासिक है, क्योंकि यह किसी भी विषय की कच्ची सुंदरता को सामने लाती है। देखिए जो रंग होते हैं वो हमारे जीवन में बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि है, हम कह सकते हैं रंगों का होना हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए ये जो ब्लैक एंड व्हाइट हम फोटोग्राफी की बात कर रहे हैं, इसमें अगर आप पहले ज़माने में चले जाएँ तब भी हम देखते थे कि जो फोटो हम क्लिक कर रहे हैं उसमें क्या है, सिर्फ सफ़ेद और काला रंग ही सामने आ रहा है, ठीक है। आज के ज़माने में अगर हम देखें तो कितनी कलरफुल लगती है और पिक्चर हमारी कितनी अच्छी लगती है, हमें एक एक अपना पार्ट दिखाई दे जाता है, कोई भी फेस है या फिर कोई भी कपड़े हमने पहने हुए हैं तो हमें दिख जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो जो भी ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स होती थी उसमें ना सुंदरता उतनी उभर के नहीं आती थी, यानी कच्ची सुंदरता सामने आती थी। तो हम कह सकते हैं कि इस तरीके की जो फोटोग्राफी थी, जो सफ़ेद या काले रंग पे आधारित हुआ करती थी, जिसमें केवल काले और सफ़ेद रंग का इस्तेमाल किया जाता था, तो वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी कहलाती थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो सामाजिक फोटोग्राफी क्या होती है, यानी सोशल फोटोग्राफी। तो यह फोटोग्राफी समाज के लिए की जाती है, जैसे सामाजिक प्राथमिकताएं यानी स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति, बच्चे, महिलाएं, पर्व, खेती, यानी सबसे रिलेटेड जो होती है वो क्या कहलाती है, सामाजिक फोटोग्राफी कहलाती है। उसके बाद अगर हम पॉलिटिकल की बात करें तो इसमें राजनीति से संबंधित फोटोग्राफ होते हैं, जैसे भाषण हो गया, चुनाव हो गया, दंगे हो गए, राजनीतिक हलचल हो गई, कोई भी मुद्दा अगर है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो कहाँ पे गए, या फिर कोई भी एक सेक्टर हमारी आउट ऑफ कंट्री अगर किसी भी चीज़ की बात हो रही है तो वो भी हम देख पा रहे हैं। तो सारी जो पिक्चर्स हैं वो पॉलिटिकल फोटोग्राफी के अंतर्गत आती हैं। अब अगर हम बात करें तो वॉर फोटोग्राफी यानी युद्ध फोटोग्राफी क्या होती है, इसमें युद्ध की तस्वीरें ली जाती हैं, जैसे बम विस्फोट हो गया, तोप टैंक हो गया, मौत का दृश्य हो गया, अस्पताल में पड़े घायल सैनिक हो गए, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं जो वॉर से रिलेटेड होती हैं। जितने भी युद्ध होते हैं उनसे संबंधित, यानी दो देशों के बीच में जो युद्ध हो रहा है उनसे रिलेटेड जो फोटोग्राफ्स होते हैं, जो फोटोग्राफी होती है, क्योंकि जो मीडिया के जो लोग होते हैं वो हमेशा एक्टिव रहते हैं ना। तो आप देखते होंगे कहीं पे भी कभी भी कोई भी अगर उनको लगता है कि ऐसी कोई एक्टिविटी हो रही है जिससे हमें सोसाइटी को, क्योंकि बहुत बड़ा रोल होता है मीडिया वालों का, तो वो लोग क्या करते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं। कहीं पे भी कोई भी हलचल पता चलती है जिससे उन्हें लगता है कि समाज को इस बात का पता होना चाहिए, तो वो फटाफट से फोटो क्लिक कर लेते हैं और
वायरल हो जाती है वो बहुत जल्दी चीज़, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है युद्ध फोटोग्राफी होती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्राकृतिक आपदा फोटोग्राफी, यानी यह फोटोग्राफी प्रकृति का प्रकोप दिखता है इसमें, जैसे कि ज्वालामुखी फटना, पहाड़ों का गिरना, बाढ़ में क्षति होना, सुनामी, बादल फटना, ETC। जैसे कि हम कह भी सकते हैं, हमने बहुत समय पहले देखा था कि बादल फटा था, उत्तराखंड में भी हमने देखा था। तो क्या है, वहाँ की जो भी तस्वीरें आई थी वो कैसी हैं, प्राकृतिक आपदा की जो है क्या थी, फोटोग्राफी थी, यानी फोटोग्राफ थे, ठीक। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो फोटोग्राफी की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ फोटोग्राफी क्या होता है, तो हम लोग जान लेते हैं कि संरचना का महत्व तो किसी भी फोटोग्राफर के लिए उतना ही है जितना कि भावनाओं और शब्दों का किसी गीतकार के लिए, है ना, कि उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है, उसकी संरचना किस तरीके की है। यानी जितनी इंपॉर्टेंस एक सिंगर के लिए होती है शब्दों की, इमोशंस की, वैसे ही एक जैसे कवि के लिए होती है ना भाई, कवि जब कोई कविता गाता है तो उसके पास इमोशन होने चाहिए, उसके पास कुछ अच्छे वर्ड होने चाहिए, शब्द होने चाहिए, ऐसे ही सिंगर के पास में। तो कह रहे हैं एक अच्छी गुणवत्ता की फोटो के लिए यह आवश्यक है कि उसकी संरचना अच्छी होनी चाहिए, कि वो चीज़ दिख कैसी रही। आप किसी भी धुंधला सा फोटो क्लिक करके रखा है या फिर आप किस चीज़ का फोटो क्लिक कर रहे हैं, वो चीज़ सुंदर दिखनी चाहिए, है ना। आप इस जगह अगर कोई चीज़ खराब भी दिख रही है ना, तब भी आपने उस चीज़ को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है या फिर इस तरीके से उसका फोटो क्लिक किया है, फोटोग्राफी उसकी इस तरीके से की है कि वो जो चीज़ है वो मनोरम लगने लगी, यानी सुंदर दिखने लगी है, तो वही क्या कहलाएगी, फोटोग्राफी कहलाती है। फिर अगर हम बात करें कि आकर्षक संरचना का अर्थ है फोटो में एक मुख्य विषय वस्तु अवश्य हो और उसके आसपास की चीज़ें यदि हो तो मेल खाती हो, ठीक है। एक दूसरे से रिलेट करते हुए होना चाहिए, जो भी जिस भी चीज़ का फोटो क्लिक कर रहे हैं उनमें रिलेशन होना चाहिए, जो भी बैकग्राउंड है या फिर जो भी फ्रंट में कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ है या कोई भी वस्तु है, तो इस तरीके से कोरिलेशन होना चाहिए। कह रहे हैं वह ऐसे व्यवस्थित हो कि फोटो सामंजस्यपूर्ण लगे और अपनी कहानी स्वयं कहती हो। तो जो है भावनात्मक हो, मनोरम हो, जो दिल को छू जाए। संरचना किसी भी आम फोटो को क्या कर सकती है, खास बनाने की खासियत रखता है। कि जो नियम है यानी रूल ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, अभी तक हमें देख रहे थे कि फोटोग्राफी में स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है, तो स्ट्रक्चर क्या होता है तो हम ये देख ही चुके हैं। देखिए हम कभी भी फोटो को आप अगर ड्राइंग आपने की होगी तो आप ये देखते हैं हम लोग ग्रिड का इस्तेमाल करते हैं। तो ग्रिड में क्या है, हम बहुत सारी लाइनें खींच लेते हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। उसके बाद में हम क्या करते हैं, फेस को ड्रॉ करना शुरू करते हैं, जिससे कोई भी फेस की जो आकृति होती है वो बिल्कुल प्रॉपर मेजरमेंट के साथ बनती है। तो किसी भी फोटो में क्या है, संरचना यानी स्ट्रक्चर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग फटाफट से देखते हैं कि रूल्स ऑफ स्ट्रक्चर क्या होते हैं, यानी संरचना के जो नियम है वो क्या होते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें द रूल ऑफ थ्रेड्स, यानी हम कह सकते हैं कि मुख्य विषय वस्तु चारों स्ट्रॉन्ग पॉइंट में से किसी के भी आसपास होनी चाहिए, बीच में नहीं होनी चाहिए। यानी हम कह सकते हैं इन बिंदुओं पर विषय वस्तु देखने में प्रभावशाली होना चाहिए। उसके बाद जैसे कि हम इसी का पॉइंट देख लेते हैं कि रेखा, तो काल्पनिक एवं वास्तविक या फिर दोनों ये रेखाएं विषय वस्तु को आकर्षित बनाती हैं, जैसे जो टेढ़ी रेखाएं हैं, हम कह सकते हैं जो नदियां हैं, जो पगडंडी है, जो सड़क है, जो रेल की पटरी है, तार है ना। मतलब किस तरीके से आप फोटो क्लिक कर रहे हैं, जो उनका जो प्रेजेंटेशन है वो लोगों के सामने बेहतर आ पा रहा है ना। उसके बाद अगर हम इसी में बात करें पृष्ठभूमि की, यानी जो बैकग्राउंड है उसकी बात करें, तो विषय वस्तु की पृष्ठभूमि और आगे के स्थान में लगभग 1/3 या 2/3 का अंतर होना चाहिए। जैसे हम उदाहरण के लिए भी देख सकते हैं कि भू दृश्यों या समुद्र के दृश्यों में आसमान का 1/3 भाग दिखाई दे और इसके विपरीत भी दिखाया जा सकता है। जैसे अगर आप किसी की फोटो क्लिक कर रहे हैं नेचर में ही, तो उसमें मैंने कहा कि लैंड भी दिखना चाहिए, आसमान का हिस्सा थोड़ा दिखे, है ना, उसके बाद धरती का हिस्सा ज़्यादा दिखे। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, फोटो जब क्लिक करेंगे तो वो फोटो सच में मनोरम होगी, सच में लोगों पर अपना इफेक्ट छोड़ेगी, अपना एक इतिहास दर्ज होगा उसका। फिर अगर हम बात करें आकृति की, यानी शेप क्या होता है, देखिए कह रहे हैं फोटो लंबात्मक हो या समतल हो, यह विषय वस्तु के आकार पर निर्भर करता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है जिसका फोटो क्लिक कर रहे हैं वो किस तरीके का है। उसके बाद अगर हम प्रकाश की बात करें तो फोटो की संरचना को और आकर्षित बनाने के लिए यह भी आवश्यक है कि प्रकाश का उचित प्रयोग हो। हम लोग फ्लैश लाइट का भी यूज़ करते हैं और जब आप फोटोग्राफ क्लिक करवाने भी जाते होंगे तब भी वो बड़ी बड़ी जो स्पॉट लाइट्स होती हैं उनका भी यूज़ करते हैं, है ना। तो हम कहीं भी अगर रॉड के पास खड़े हो जाते हैं या फिर किसी ऐसी लाइट के पास खड़े हो जाते हैं, तब क्या होता है, हमारा जो चेहरा है, जो फेस है, वो बिल्कुल क्लियर आता है। इस तरीके से लाइट यानी प्रकाश की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है हमें किसी भी
फोटो को सुंदर बनाने के लिए, यानी उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो संरचना है, उसको बेहतर करने के लिए हमें प्रकाश की जरूरत होती है, यानी विषय वस्तु के सामने से आने वाले प्रकाश को अच्छा माना जाता है। ठीक, तो अगर आप कोई भी फोटो क्लिक कर रहे हैं तो जब सामने से, यानी आप तब भी कभी भी देखा होगा आपने, कोई फोटो क्लिक कर रहे हो, आप तिरछी अगर लाइट रखेंगे तो वो फोटो इतना अच्छा नहीं लगेगा, वो ऑब्जेक्ट इतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब आप सामने से फोकस करेंगे तब क्या होगा, वो चीज आपको अलग से दिखेगी, मतलब उसका जो इफेक्ट होगा वो आपको अलग से ही दिखाई देने लगेगा, उसका जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद अगर हम लोग फोर्थ बात करें, एंगल ऑफ व्यू, देखने का जो आपका एंगल होना चाहिए। ठीक है, कह रहे हैं फोटोग्राफर द्वारा चुना गया एंगल ऑफ व्यू फोटो और आकर्षित बनाने का काम करता है। हम लोग कहते हैं ना कि थोड़ा सा चेहरा इधर करो, थोड़ा सा ऊपर करो, या फिर पेड़ का भी, किसी भी हम कह सकते हैं जानवर का, कि कब कौन सा, जैसे हमने कहा कि जैसे कोई मधुमक्खी, एक हनी बी है, तो वो फूलों पे मंडरा रही है, कब फूलों पे बैठेगी और कब फूलों की पंखुड़ियों को इधर उधर हिलाएगी, तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। आप किस एंगल से फोटो लेंगे कि वो जो मधुमक्खी फूल पे बैठी हुई है या हनी भी बैठी हुई है, वो मतलब बहुत ज्यादा आकर्षक लगे या फिर बहुत ज्यादा सुंदर सा फोटो लगने लगे, तो वो जो रैंडम क्लिक आप लेंगे, आप किस एंगल से लेंगे ये भी मैटर करता है, किस तरफ से लेंगे, एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो अननेसेसरी जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, या हम कह सकते हैं जो अनावश्यक वस्तुएं होती हैं, कह रहे हैं विषय वस्तु के आसपास पड़ने वाले अनावश्यक वस्तुएं कभी कभी फोटो में जान डालने का काम करती हैं। केवल एक इंसान बैठा हो तो उतना अच्छा नहीं, जैसे हम कभी भी अपने घर पे सामान के साथ में फोटो क्लिक करें तो उतना अच्छा शायद ना आए, जितना कि हम बाहर जाके पार्क में फोटो क्लिक करवाएं या किसी भी रेस्टोरेंट में फोटो क्लिक करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो पीछे की जो अननेसेसरी जो चीजें होती हैं, अलग से जो चीजें होती हैं, वो भी क्या करती हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं फोटो में। इस बात करें फोटोग्राफी का जो इतिहास है, यानी हिस्ट्री क्या है फोटोग्राफी की, उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको रेडी कर लीजिए, मुझे लगा कि आप लोगों तक ये पहुंचाना चाहिए, तो धीरे धीरे हम सीरीज देखते जाएंगे और जितने भी टॉपिक है उनको कवर करते जाएंगे। देखिए वीडियो अच्छी लगा करें तो लाइक जरूर किया कीजिए। अब अगर हम बात करें कि इसका इतिहास क्या है, तो कह सकते हैं कि जो फोटोग्राफी है उसके आविष्कार के इतिहास को मुख्य 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें, पहला भाग क्या है, 500 ईसा पूर्व से सन 1815 तक का। दूसरा क्या है, हम कह सकते हैं 1816 से 1879 तक का। ठीक है, उसके बाद तीसरा भाग क्या है, 1880 से 1935 तक का। और चौथा भाग क्या है, 1935 के बाद का समय, यानी आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ है। और जो फोटोग्राफी है उसका विकास बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। आज तो हम बहुत अलग अलग तरीके के कैमरे देखते हैं, उनकी क्वालिटीज़ अलग होते हैं, HD कैमरे होते हैं ना, तो अलग अलग चीज़ें होती हैं। हम बात करें तो सन 1039 में अरब देश का अलहजन ने एक ऐसे यंत्र की जानकारी दी जिसे बाद में कैमरा कहा जाने लगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो सन 1550 में जी गार्डेनो ने उस सूक्ष्म छिद्र, यानी जो होल होता है ना, जिसमें से प्रकाश को निकलने पर प्रतिबिंब उल्टा बनता है, के बदले एक लेंस का प्रयोग किया। फिर अगर हम लोग बात करें तो 1558 में नेपलेंस के गियोबानी बटिस्टा ने कैमरा ऑब्स्क्यूरा की पूरी जानकारी दी। कैमरा ऑब्स्क्यूरा एक यूनानी शब्द है। कैमरे का अर्थ होता है वह चीज़ जो ऊपर में चापानुमा ढकी हो। ऑब्स्क्यूरा एक डार्क रूम या तंबू की तरह बहुत ही बड़ा डब्बा था जिसमें प्रकाश आने के लिए एक सूक्ष्म छिद्र था। फिर देखिए कह रहे हैं फोटोग्राफी के आविष्कार में जुटे अनेक लोगों में, जैसे कि अभी मैंने कहा था कि लुइस जैक्यूस मांगडे डेग्यूर का नाम जो था वो सबसे ज़्यादा मतलब फेमस हुआ। उसके बाद 1935 तक आधुनिक फोटोग्राफी का आविष्कार हो चुका था, जिसके कारण ब्लैक एंड वाइट तथा रंगीन फोटोग्राफी के अलावा सिनेमेटोग्राफी भी प्रचलित हुई। उसके बाद अगर हम बात करें डिजिटल फोटोग्राफी क्या है, तो उसको भी हम जान लेते हैं कि डिजिटल फोटोग्राफी का ही एक प्रकार है। डिजिटल फोटोग्राफी वर्तमान की नवीनतम तकनीकी में से एक है। ठीक है, नई प्रणाली में से एक है। फिर अगर हम बात करें तो डिजिटल कैमरे में कोई रील डालने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, पहले हम लोग देखते थे ना, वो शायद आप लोगों के पास ना भी हो, बट पहले ऐसा कुछ रील चलती थी जिसमें हम देखते थे, उसमें फोटोग्राफ्स आते थे, तो उससे जो है वो बनवाई जा सकती थी ना, यहाँ पे फोटोग्राफ्स हुआ करते थे इस तरीके से, तो वो रील चला करती थी। लेकिन अब वो जो रील्स होती हैं वो नई डाली जाती हैं। इस कैमरे में एक मेमोरी कार्ड पड़ता है, जो कैमरा हम यूज़ करते हैं उसमें मेमोरी कार्ड पड़ता है, और जितने भी फ़ोटो क्लिक किए जाते हैं उसमें रिकॉर्ड हो जाते हैं। आप जितने भी फ़ोटो क्लिक करते हैं सब क्या होते हैं, मेमोरी कार्ड में चले जाते हैं। जैसे कि हम फ़ोन में यूज़ करते हैं वैसे ही कैमरे में भी यूज़ होती है। फ़ोटो को सीधे कैमरे से कंप्यूटर पर देख सकते हैं। ठीक है, हम उससे निकाल के लगा के देखेंगे तो कंप्यूटर में सारी शो हो जाएंगी और
और उसे मन चाहे रंग में एडिट भी कर सकते हैं, काट छाट सकते हैं। तो हम देख ही सकते हैं कितनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है। फिर कह रहे हैं क्योंकि उस ज़माने से लेकर जब ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो हुआ करते थे और आज के ज़माने में आप देख ही रहे हैं कि हम लोग एडिटिंग कर सकते हैं, गोरे को काला, काले को गोरा कर सकते हैं ना। तो इस सारी चीज़ें कह रहे हैं प्रतिबिंब के रिजोल्यूशन के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, डिजिटल कैमरे को 3 प्रकार से बांट सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो फोटोग्राफी है उसके तत्व क्या है, यानी एलिमेंट्स क्या हैं। सबसे पहले हम बात करें तो पैटर्न, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो फोटो है उसमें पैटर्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। बाद में सिमेट्री, ठीक है, बराबर होना चाहिए दोनों तरफ का जो भाग है, जो भी आप फोटो क्लिक कर रहे हैं उसमें सिमेट्री होनी चाहिए। साथ में टेक्सचर, उसका जो बनावट है वो सुंदर होनी चाहिए। फिर अगर हम बात करें डेप्थ ऑफ फील्ड, ठीक है, जो गहराई है उसमें होनी चाहिए। और साथ में पंक्तियां यानी जो लाइंस हैं वो अच्छी होनी चाहिए। तो ये क्या थे, फोटोग्राफी के एलिमेंट्स थे। और ये टॉपिक छोटा सा था, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। मैं लगातार वीडियोस इस चैनल पे ला रही हूँ। कुछ अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया कीजिए। और अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगा करें तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला करिए। इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।